नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। क्या चुनाव के समय किए हुए वादे या चुनाव का घोषणा पत्र ये चुनावी जुमला होता है? खासकर डबल इंजन की सरकारें जहां हैं, खासकर एनडीए गठबंधन की सरकार है और खासकर जहां बीजेपी का वर्चस्व है। दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में भी बहुत सारी बातें कही गई। उसमें से कितनी बातें लागू होती है तो समय बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो अर्थसंकल्प आया, बजट 2025-2026 के लिए, वो कुछ और कहानी बताता है। उस बजट का विश्लेषण करते हुए हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये जो बजट है, ये घाटे का, जैसा कि अपेक्षित था। लेकिन इस बजट के बाद महाराष्ट्र पर 9,32,000 करोड़ का कर्जे का बोझा बढ़ेगा। 1,21,000 करोड़ तो इसी एक साल में बढ़ने की बात की जा रही है। बजट में डेफिसिट बढ़ा। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि ये चुनावी जुमले हो जाते हैं? क्योंकि दो बड़ी बातें जो इस चुनाव में बार-बार कही जा रही थी, 2-3 जो मुख्य बातें थी। एक, लाडली बहना का जो ₹1500 महीने का जो अनुदान है, लाडली बहना को दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो बढ़ के ₹2100 होगा। किसानों को जो ₹6000 केंद्र सरकार देती है, सम्मान निधि, ₹6000 महाराष्ट्र सरकार देती है, ऐसी ₹12000, वो 12,000 की राशि ₹15,000 तक ले जाने की बात हो रही थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे और प्रचार के दौरान लगातार इस बात को दोहराते थे कि किसान का कर्जा माफ होगा। कई किसानों ने हफ्ते भी नहीं दिए कर्जे के, क्योंकि उन्हें लगा कि कर्जा तो माफ ही होने वाला है। लेकिन जब बजट आया तो बजट में एक बात समझ में आ गई कि महिलाओं को जो लाडली बहना योजना के तहत पैसे देने वाले थे, उसमें ₹2100 का कहीं जिक्र नहीं। ₹1500 के हिसाब से ही बजट में प्रोविजन किया गया। और ज्यादा कहूं मैं तो किसान और महिला विकास, इसके जो मद होते हैं, इनके जो मंत्रालय हैं, इसमें कोई पिछले बजट में और इस बजट में फर्क नहीं है। उतना ही आवंटन रखा जितना पिछले साल था। 1,36,000 करोड़ घाटे का बजट है ये। अब दूसरी बात जो थी किसानों की, उसका भी मैंने जैसा कहा कि किसानों के लिए भी कुछ पैसा नहीं है। कुल मिलाकर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं इसी बजट के डिस्कशन के बीच। जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तब चुनाव के नतीजे आने के बाद एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें अजीत दादा ने कहा कि जब मैं नतीजा देख रहा था और जैसे-जैसे हम जीत के करीब-करीब जा रहे थे, वैसे-वैसे मेरा टेंशन भी बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने की है और उसको अब क्रियान्वयन करना है। वो वित्त मंत्री थे और ये तय था कि वो अगली सरकार में भी वित्त मंत्री रहेंगे, वित्त विभाग उनके पास रहेगा। तो ये जो एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज कैसी करें, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये अर्थसंकल्प संकल्प ज्यादा है, अर्थ कम है। क्योंकि जो पैसा बढ़ा, मतलब इनकम बढ़ाने के क्या सोर्सेस निकाले हैं? एलपीजी और सीएनजी के ऊपर जो 1% बढ़ा है अ, गाड़ियों पे, जो 7 से 9% था वो अब शायद 10% होगा। इससे सरकार को अतिरिक्त आय जो है वो 150 करोड़ की बताई जाती है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई।
जहां स्टैम्प ड्यूटी मात्र करीब करीब 100 रुपए थी, अब 100 रुपए की जगह पे 1000 रुपए लगेगी। मैं कुछ आपको आंकड़े बताता हूं, क्या क्या इसमें जो सरकार ने पैसा बढ़ाया है। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो यूज होती है, क्रेन, कंप्रेसर, प्रोजेक्टर, एस्केवेटर्स, इनकी कीमतों में 7 से 8% का इजाफा होगा, क्योंकि टैक्स बढ़ जाएगा। 7,500 केजी वहन करने वाले जो कमर्शियल व्हीकल होंगे, ट्रक, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ेगा, उसकी बिक्री पर भी। इससे करीब करीब 625 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय बताई जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या हुई? जलयुक्त शिविर, जो देवेंद्र फडणवीस का पहले बार जब मुख्यमंत्री बने तब भी ड्रीम था, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जलयुक्त शिविर जो है वो कहीं ना कहीं इरिगेशन का एक एवरेज बढ़ाएगी, तो किसानों को इससे मदद होगी। उसके लिए 227 करोड़ रुपए हैं। 24 लाख नई लखपति दीदी बनाएगी, कैसी बनाएगी ये भगवान जाने, कोई प्रोविजन खास दिया नहीं है उसमें। क्रीड़ा संकुलन है जो हर जिले में बनेगा, उसके लिए जिले में जो पैसा अलॉट होता है उससे 1% उसमें लगा खर्चा होगा। हर जिले में एक उमेद मॉल होगा, जिसमें 150 करोड़ रुपए दिए हैं। अब 150 करोड़ में 50 मॉल कैसे बनेंगे, 3 करोड़ में एक मॉल कैसा बनेगा, ये भगवान जाने। पर्यटन क्षेत्र में 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, ये भी कागज पे है। साइबर सुरक्षा के लिए एक महामंडल अलग, एक महामंडल बनेगा। 18 नए न्यायालय की बिल्डिंगें बनेगी। नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा शायद अप्रैल से। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के लिए जो मेट्रो का रूट है उस पे काम शुरू करने की बात हो रही है। ये मोटे मोटे तौर पे। कर्जा मैंने कितना है वो तो आपको बता ही दिया है। लेकिन जो सबसे मुझे जो लगता है वो किसानों का, किसानों के लिए आवंटन में कोई बदलाव नहीं। किसानों की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में जो इन्हीं लोगों की सरकार थी, यदि मैं विदर्भ की अमरावती डिवीजन लेता हूं, जिसमें अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाड़ नाम के जिले हैं, इन 4 जिलों में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 1069 किसानों ने हत्या की है। रोज का एवरेज 3 किसानों का आता है। संभाजीनगर यानी औरंगाबाद जो पुराना है, उस डिवीजन की बात करूं मराठवाड़ा की, तो करीब करीब 1000 किसानों ने आत्महत्या, 9052 है तो 1000 के आसपास माने, तो यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महंगा बीज, महंगे खाद, महंगी दवाइयाँ, कीटनाशक, भंडारण की सुविधा नहीं, इरिगेशन नहीं, पावर नहीं। ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? अमरावती जिले का इरिगेशन के नीचे जो ज़मीन है, उसका एवरेज देखा जाए तो 10% भी नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि 50% मुनाफ़ा कम से कम उसके लागत के ऊपर होना चाहिए। यहाँ तो लागत ही निकलती नहीं। लेकिन उन किसानों के लिए कोई भी नई घोषणा नहीं की है। जो भी बातें की है, वो सिर्फ़ बातें हवा में है। 3 नए स्मारक बनाने की बात हो रही है। अब देखिए स्मारकों की मजा। एक आगरा में बनेगा, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों ने अरेस्ट किया था और वहां से फिर वो महाराष्ट्र भाग निकले थे। एक संगमेश्वर में, जहाँ आदरणीय संभाजी महाराज की हत्या हुई थी, और एक पानीपत में जो मराठों ने एक युद्ध लड़ा था।
तीनों जगह पे उन्होंने नए स्मारक बनाने की घोषणा की। लेकिन महाराष्ट्र में जो पुराने स्मारक हैं, उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि अभी भी वो पूरे नहीं हुए। क्या घोषणाएँ होती हैं। अटल जी की जन्म शताब्दी के लिए मुंबई में एक स्मारक, बाला साहेब ठाकरे के सेकंड फेज के लिए पैसा पूरा नहीं हुआ, सावित्रीबाई पुले फुले के लिए सातारा में नायगांव में उनका स्मारक और एक स्टडी सेंटर, वो भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। अंबे गांव में शिव सृष्टि, वो भी ऐसी पड़ी है। संभाजी महाराज के लिए तुळजापुर और बड़ू-बुद्रुक, इन 2 गाँव में स्मारक, वो भी ऐसे ही है। पुणे के पास वस्ताद अ, हुबली सावळे नाम से एक स्मारक, वो भी आधा पड़ा हुआ है। आंबेडकर इंदुस मिल मिल का स्मारक कितने सालों से सुन रहे हैं, वैसे ही पड़ा है। अन्ना भाऊ साठे का सांगली में जो गाँव है, वाठे गाँव, वहाँ का स्मारक, वो भी ऐसा ही पेंडिंग पड़ा है। ऐसी कई चीज़ें हैं, जो पुराने स्मारक अभी तक अनाउंस हुए, उस पे कुछ खर्चा हुआ और वो आधा अधूरा पड़ा है। वो पूरा नहीं हुआ, तो नए 3 स्मारकों की घोषणा। किसानों की बढ़ रही है, उनके लिए कोई नई चीज़ सामने नहीं है। एक ज़रूर है कि सिंचाई के लिए कुछ फंड दिया है, लेकिन वो फंड ठेकेदारों के पास जाता है कि मंत्रियों के पास जाता है, ये पता नहीं। जहाँ अस्पताल की सफाई का खर्चा 350 करोड़ से लेके 3200 करोड़ पहुँचता है। ये तो अच्छा हुआ कि पैसा खर्चा नहीं हुआ। नहीं तो वो भी हज़ारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। और तानाजी सावंत इस बात से खुश है कि भ्रष्टाचार क्या हुआ? पैसा तो गया ही नहीं। लेकिन पैसा भ्रष्टाचार करने का पूरा जुगाड़ बना दिया था। ये तो भला हो चुनाव आयोग का कि चुनाव घोषित हो गए और वो रह गया। वो कंपनी जिसने ठेका दिखा वो रो रही है बेचारी, उसने भी 30-35 करोड़ रुपए किसको दिए हैं, पता नहीं किसको दिए मोबिलाइजेशन अमाउंट के नाम से। इसमें मोबिलाइजेशन अमाउंट 300 करोड़ का बोला जाता है। सफाई में भी मोबिलाइजेशन अमाउंट होता है, पहली बार सुनाई दिया। और तानाजी सावंत है कि चौड़े होकर कहते हैं कि मैंने कौन सा गलत काम किया। हमने तो घर गांव-गांव में एक-एक छोटी-छोटी जगह पे हमने साफ-सफाई की बहुत बात करी। अरे 10 बाय 10 का जो तुम्हारा ग्रामीण क्षेत्र में जो औषधालय है या वहाँ डॉक्टर बैठता है, वहाँ जहाँ स्टाफ ही 2 का है, वहाँ 4-4 सफाई कर्मचारी लगा के क्या करोगे? ये स्कैंडल नहीं तो क्या था? लेकिन पिछली सरकार के कुछ योजनाएँ मुझे लगता है बंद होने वाली है, क्योंकि नए बजट में उसके लिए कोई आवंटन नहीं। खासकर आनंदाचा शिधा, जो भी कुछ त्योहार होते थे महाराष्ट्र में, उसमें गरीबों के लिए कुछ एक पैकेट मिलता था। जिसमें शक्कर भी होती थी, घी भी होता था, तेल भी होता था, दालें भी होती थी, कि त्योहार के लिए मीठा कुछ बना के खाइए। एकनाथ शिंदे ने शुरू किया था, करीब-करीब 102 करोड़ रुपए का इसका बजट था। इसके लिए कोई नया आवंटन नहीं, मतलब ये बंद होने वाली है। शिव भोजनालय थाली, ₹10 में थाली खिलाने का प्रोग्राम था, उसके लिए नया आवंटन नहीं है, इसका मतलब उसमें भी कुछ आगे नहीं होगा। ज्येष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, ये जो है, इसके लिए भी कोई नया आवंटन नहीं है, इसका मतलब ये भी करीब-करीब खत्म है। बोला जा रहा है कि नई अर्थव्यवस्था जो है 1 लाख को करोड़ से बढ़ के ये 45 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगी इस वर्ष तक, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था। और वो आने वाले 5 साल में 49 लाख करोड़ तक पहुँचेगी। माफ़ कीजिएगा, आने वाले 1 साल में। लेकिन ये सब कागज़ पे रहेगी क्या? सवाल ये है कि स्मारकों से किसान क्या रुकेगी? स्मारकों से बेरोज़गारी दूर होगी। कई बड़ी-बड़ी मिशन का अनाउंसमेंट होता है कि ये मिशन, वो मिशन, टेक्सटाइल मिशन, ये मिशन सिर्फ़ कागज़ पे रह जाते हैं। टेक्सटाइल मिशन है, अर्बन हाट केंद्र है, इनोवेशन सिटी है। और जब उनको पूछा मुख्यमंत्री को कि भाई ये ₹21 कब मिलेंगे? महिलाओं को जो आपने बोले थे। उन्होंने कहा कि देंगे, 1 महीना पहले बता देंगे आपको। जिस महीने से मिलना शुरू हो जाएँगे हम पहले बता देंगे। लेकिन जब ₹21 देना है आपको, ₹600 बढ़ा के देना है, तो उसका प्रोविज़न बजट में होना चाहिए। वही नहीं किया।
ये कहते हैं कि अब वो पूरा स्कीम योजना तैयार करने में टाइम लगेगा। जब योजना तैयार नहीं थी तो फिर लागू क्यों की चुनाव के पहले? क्या आपने ये तय करके सोचा था कि आपको ये रिश्वत देकर वोट खरीदने हैं? क्योंकि जैसे ही चुनाव के निर्णय आए और आप सत्ता में आ गए, फिर आपने तय कर लिया कि अब ये जो लाडली बहना है, इनमें से कौन-सी लाडली होगी, कौन-सी बिना लाडली होगी। करीब-करीब 10 लाख महिलाओं का नाम लाडली बहना से लिस्ट से निकाल दिया गया है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं, कर्जा ही कर्जा है। स्रोत कहीं से बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप 30 लाख से ऊपर की जो ईटी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इसके ऊपर आप टैक्स बढ़ा के 150 करोड़ रुपए कमाए। जीएसटी आपका आज भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में जो जीएसटी गुजरात का होगा वो आपका नहीं होगा, क्योंकि बड़े-बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में लगने वाले थे वो गुजरात वाले ले गए। कई बड़े ऑफिसेज शिफ्ट हो गए गुजरात में, व्यापार के सेंटर गुजरात में शिफ्ट हो जाएँगे, तो फिर जीएसटी उस राज्य को मिलेगा, ना कि आपके महाराष्ट्र को। रास्ते ठीक नहीं हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं चलने के लिए, बसों की कंडीशन बहुत बुरी है, और नए-नए एरोड्रम हवाई अड्डे तैयार करने के लिए आपके पास प्रोविज़न्स हैं। कुल मिलाकर अजीत दादा ने भरसक प्रयास किया कि जो भी हमने वादे किए वो हो सकता है कि हमने इमोशनल होके वादे किए, लेकिन इस बजट में, इस कमाई में ये वादे निभाना मुश्किल लगता है। इसलिए उन्होंने बहुत संतुलित बजट देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मरता क्या न करता, कुछ जगह तो देना ही होगा, और जो दे रहे हैं उससे जो आ रहा है उसमें बहुत बड़ी खाई है। मुझे याद है एक बार गडकरी जी का एक वीडियो है मार्केट में, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो घोषणा पत्र तैयार हो रहा था। मैं, गोपीनाथ मुंडे और सब हम उसमें मेंबर थे। हमको लग नहीं रहा था कि हम सत्ता में आएँगे। इसलिए घोषणा पत्र में हमने ऐसे वादे किए, ये सोच के कि हमारे वादों से बढ़-चढ़ के वादे कांग्रेस और बाकी लोग करेंगे, और वो जीत के आने के बाद उन वादों को निभाने में ट्रैप में अटकेंगे। लेकिन हमने बढ़-चढ़ के वादे किए और हम सत्ता में आ गए, और फिर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि किए हुए वादे कैसे निभाना? तो हमने जनता से माफ़ी माँगी कि हमसे गलती हो गई भैया, ये नहीं वादे निभा सकते। या तो सरकार को माफ़ी माँगनी चाहिए कि हमने गलत बोला, ₹2100 बहना ₹1500 देने में ही नानी याद आ रही, 2100 नहीं दे पाएँगे। लेकिन फिर फ्रीबीज़, खैरात बाँटने के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलते आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी खैरात बाँटने में सबसे आगे है। क्योंकि बोलना और करना, इसमें अलग-अलग, जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। क्योंकि ये बजट महाराष्ट्र का है, लेकिन किए हुए वादे भाजपा कैसे निभाती है, इस पे ट्रेस देना था। ना किसानों के लिए, ना बेरोज़गार युवकों के लिए। स्वास्थ्य स्वास्थ्य एक इतना ऐसा सेक्टर है, स्वास्थ्य में करीब-करीब 11,000 करोड़ रुपए माँगे गए थे। लेकिन उनको 4 साढ़े 4 हज़ार रुपए, 4 साढ़े 4 हज़ार करोड़ मिले। स्वास्थ्य की हालत बहुत बुरी है। ऐसे कई सेक्टर्स हैं, यदि हम डिटेल जाएँ, क्योंकि ये प्रोग्राम हम पूरे देश के लिए करते हैं, इसलिए डिटेल नहीं जाते। लेकिन मोटे-मोटे तौर पे किए हुए वादे से मुकरना, यही बीजेपी का दूसरा नाम है। कम से कम महाराष्ट्र के बजट से तो ये लगता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।